इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं वैशाली दासगुप्ता की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर प्रायश्चित। सूत्रधार, कहानी पाठ एवं सभी चरित्रों में मैं किशोर। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी, और वो हैं आप। जी हाँ, अब बारी है शाउट आउट की। पिछली कहानी में जिन्होंने कमेंट किए और अपना प्यार दिया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वाराणसी से आकाश अरोड़ा जी, रांची से रेहानशी रिया जी, मुंबई से कमलेश जी, मुंबई से माधवी शुक्ला जी, रायपुर से मीता मुखर्जी जी, अमरावती से सागर चौहान जी, अमरावती से पंकज जी, इंदौर से अर्जुन जी। हम कहानी विद किशोर की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो आइए शुरू करें। कॉल जब आया तब रात के 12:45 बज रहे थे। समय को इतना सटीक याद रखने का कारण है कि ठीक 2.5 मिनट पहले इस कार्यक्रम का चौथा ब्रेक शुरू हुआ था। मैं एक कप कॉफी लेकर अपनी कुर्सी पर बैठकर पैर फैलाकर और हाथ पीछे खींचकर अंगड़ाई लेते वक्त सिर ऊपर हो जाने के कारण दीवार पे टंगी घड़ी पे नजर गई थी। ठीक तभी ऐड खत्म हुआ और मैं अभी रात के ठीक 12:45 बजे हैं। मैं प्रीतम लौट के आया हूं आपके पसंदीदा शो मिडनाइट स्टेशन पर। हमारे साथ फोन पर इंतजार कर रहे हैं एक दोस्त। बोल के फोन कॉल को रिसीव करने के लिए ग्रीन बटन को दबाया। हेलो, गुड इवनिंग दोस्त, हमारे साथ कौन है? कृपया अपना नाम बताइए। एक गरजते हुए आवाज के साथ लगा कि लाइन कट गई है। मैंने हेलो हेलो बोल के सबको बताने जा रहा था कि लगता है कि तकनीकी कारण से लाइन कट गई है। ठीक तभी एक खुरदरी आवाज गूंज उठी। हेलो, क्या सुनाई दे रहा है? रेडियो स्टेशन के कांच से घिरे हुए खाली कमरे में इतनी रात में ऐसी गले की आवाज सुन के एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी, जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी आवाज में उसे जताए बिना उत्तर दिया। हाँ जरूर, प्लीज अपना नाम बताइए। मैं त्रिलोक विश्वास। त्रिलोक विश्वास नाम ने मेरे मस्तिष्क के किसी पुराने हिस्से में जैसे दस्तक दी। बहुत पहचाना सा, लेकिन याद नहीं आ रहा था। सोचने का समय नहीं था उस वक्त। कार्यक्रम के समाप्त होने में 10 मिनट बाकी थे। ये शायद आज की आखिरी फोन कॉल थी, इसीलिए मैंने कहा, स्वागत है त्रिलोक जी। आप जरूर जानते होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मैजिक। आपके पहले 8 अन्य फोन कॉल्स में लोगों ने अपने जीवन की घटनाओं को सुनाया है। आशा है आप भी हमें ऐसा कुछ सुनाएंगे जिससे हमारे बाकी श्रोताओं की बची नींद डर के मारे न आ सके। याद रखिए, आप आज के लास्ट कॉलर हैं, तो शुरू कीजिए आपकी कहानी। समय बहुत कम है। मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। जो बोलूंगा वो सच्ची घटना है, और आखिर में आपको एक चैलेंज दूंगा। अगर साहस है तो स्वीकार करके दिखाइएगा। एक पल में आवाज कठोर हो गई मेरी। मेरे लाइव प्रोग्राम में मुझे इस तरह के अजीबोगरीब लोगों से सामना इससे पहले भी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे जन्मजात स्मार्टनेस और हाजिर जवाबी से मुझे हर समस्या को हल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। चैनल मुझे सिर्फ ऐसे ही पैसे नहीं देता। मेरा ये लाइव सस्पेंस प्रोग्राम मिडनाइट स्टेशन पिछले 1.5 साल से चल रहा है और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है।
और इसके पीछे चैनल के विज्ञापन के साथ साथ अगर और किसी का कोई योगदान है तो वो मेरा है। बिना घबराए मैंने उत्तर दिया, श्योर, लेकिन ये तो निर्भर करेगा कि आपकी कहानी कितनी दिलचस्प है। आप कह सकते हैं ये मेरी ओर से एक शर्त है। ठीक है, सुनिए फिर। अब मेरी उम्र 65 साल 3 महीने 17 दिन है। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं तब कलकत्ता के एक ट्रेडिंग दुकान में काम करता था। मेरी तनख्वाह इतनी ही थी कि महीने की 20 तारीख तक पैसे खत्म हो जाते थे। खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि रोजगार बढ़ाने के लिए मैं और क्या करूं। ऐसे ही घिस घिस के किसी तरह दिन कट रहे थे। तो एक दिन घर में बीवी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे बच्चों के सामने ही भला बुरा कह के मेरा अपमान किया उसने। अभी सोचूं तो उसके पास कारण था ऐसा व्यवहार करने का, लेकिन तब उस समय बहुत गुस्सा आया था। मैंने तय किया कि इस कीड़े मकोड़े सी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। सोचा रात को दुकान से घर ही नहीं लौटूंगा। दुकान से बस पकड़कर सीधे चला जाऊंगा बाबू घाट। वहां जाकर माँ गंगा के गोद में अपने आप को सारे कष्ट समेत सौंप दूंगा। रात में गंगा का घाट सुनसान हो जाता है, इसीलिए मुझे कोई रोकने नहीं आएगा। यही सोच के उस दिन दुकान गया। कितना भी मन को स्थिर करने की कोशिश करूं, मन बहुत भारी था। दुकान में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। साधारण सेल्समैन, मन खराब हो या तबीयत, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब दुकान से निकल रहा था रात को 8 बजे, तब किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मृगांक चक्रवर्ती, उम्र में मुझसे 2-1 साल छोटा ही होगा। मुझसे ऊंचे पोस्ट पर काम करता था, तब भी मुझे भैया कहकर सम्मान देता था। मृगांक बड़े घर से था। नौकरी की जरूरत नहीं थी उसे। खाली समय में कुछ करना है, इसीलिए नौकरी कर रहा था शायद। मेरा हाथ पकड़कर पूछा मुझे क्या हुआ है। अपने आप को रोक नहीं पाया। इतने देर तक रोक के रखे हुए आंसू बह गए। वो मुझे पास के एक होटल में ले गया। वहां अपने पैसे से मुझे चाय पिलाई और बैठा मेरे पास में। मेरी बातें सुनकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत कीजिए भैया, मेरे पास एक उपाय है। वैसे तो मैं ये बातें किसी को बताता नहीं, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, बस एक दिन और इंतजार करो। 1000 बार पूछने पर भी मृगांक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों में मुझे आशा की किरण दिखाई दी। इसलिए उस दिन के लिए आत्महत्या मुलतवी करके घर लौट गया। अगले दिन शाम को हम दोनों एक साथ दुकान से निकले। मृगांक ने
टैक्सी को पता बताकर चलने को कहा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जाते जाते रास्ते में मुंह खोला मृगांक ने, ये कि जहां जा रहे हैं वहां पर एक प्रेत सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। प्रेत सिद्ध क्या होता है वो पहले मैं नहीं जानता था, मृगांक ने ही बताया। बहुत कम तांत्रिक तंत्र साधना करके प्रेत सिद्ध बन पाते हैं, और जो सफल होते हैं वो चाहे तो पृथ्वी की समस्त शक्तियों को धारण कर सकते हैं। इस मामले में प्रेत साधक के परम मित्र बनके साधक की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिनके बारे में साधक कल्पना भी नहीं कर सकता। मृगांक की ये सब बातें मुझे आशा देने की जगह मेरा दम घोंट रही थी। सच में क्या ये संभव है? किसी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। जो भी हो, आखिरकार पहुंच गए। एक कमरे का घर, सिर पर टीन की छत, अंधेरे कमरे में 5-7 मोमबत्तियां जल रही थी। मोमबत्ती की भूतिया रोशनी में सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। कमरे के एक दीवार के सामने 3-1 फुट की एक भयंकर दिखने वाली भूतिया मूर्ति। मैंने देखा उसे धूप धूनी से पूजा जा रहा था। मूर्ति का रंग घना काला, नुकीली दांत निकले हुए चेहरे पर लाल जलती हुई आंखें सामने की तरफ देख रही थी। फर्श पर भी कुछ चीजें बिखरी पड़ी थी, जिनमें से ज्यादातर मेरे लिए अपरिचित थीं। और उसके सामने ही फर्श पर बनी हुई एक रंगोली, जिसके ऊपर एक व्यक्ति पद्मासन में बैठे हुए थे। मृगांक ने नाम बताया था, निहारी बाबा। उन्हें देख के ही लग रहा था सन 75 के हैं, जैसे कोई पुरानी कमजोर मूर्ति हमारे सामने बैठी हो। कोई इतना पतला दुबला कमजोर आदमी जिंदा रह सकता है, ये मेरे सोच के बाहर था। हाड़ वाले शरीर पर जैसे चमड़ी लपेट दी गई हो। सिर्फ पतली पीठ के ऊपर मांस का एक बड़ा सा उभार था, जिसे हम साधारणतः कुबड़ कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के कद आकार के लोग कम ही दिखते हैं। हमारे कमरे में घुसते ही उन्होंने पलट के पीछे देखा। आंखों की गुलाइयों से चलती हुई पलकहीन नजरें जैसे हमारे शरीर को भेद कर पार हो रही थी। मृगांक को भक्ति से प्रणाम करते हुए देखकर मैंने भी प्रणाम किया। हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा उन्होंने। हमारे फर्श पर बैठने के बाद मृगांक को पूछे, क्या काम है? लगा मृगांक पहले भी यहाँ आया हुआ है। उसने सब कुछ खुल के बताया, ये भी नहीं छुपाया कि मैंने आत्महत्या के बारे में भी सोचा था। सुनकर कुछ देर चुप रहे वो। उसके बाद मेरे तरफ सीधे हाथ की तर्जनी उठाई और बोले, उत्सर्ग कर पाएगा? उत्सर्ग बलि चाहिए। मैं घबरा कर सवाल पूछना ही भूल गया। मृगांक ने
कोहनी से मुझे धक्का मारकर मेरी तरफ से पूछा, किसकी बलि बाबा, बकरे की? तीव्र दृष्टि से बाबा ने देखा, इतने सामान्य बलि से काम नहीं चलेगा, किसी अपने की बलि चाहिए। अगले 3 दिन बाद अमावस्या है, रात को आना, ठीक रात 2 बजे, ना उसके पहले ना बाद में। ये कह के जैसे तैसे उठकर चले गए निहारी बाबा। समझ गया था आज और उनसे मुलाकात नहीं होगी। लौटते वक्त हम दोनों शांत हो गए थे। मृगांक मुझसे माफी मांगने लगा। वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ इसके पहले यहाँ आया था। वो रिश्तेदार जो समस्या लेकर आया था उसका समाधान कुछ ही दिन में हो गया था, लेकिन उसे इतना कठिन उपाय नहीं बताया था बाबा ने, इसीलिए वो मुझे यहाँ लेकर आया था। लेकिन उसे समझ में आया कि बाबा जो करने के लिए कह रहे हैं वो संभव नहीं है। यही सब मैं हताश होने लग गया। मेरा अपना कहने को तो मेरी पत्नी, बेटे और बेटियां हैं। बच्चों की बलि का सवाल ही नहीं उठता। पत्नी जितनी भी बातें सुनाए, लेकिन उसकी बलि देने की बात मैं सोच नहीं सकता। बहुत याद करने पर भी किसी अपने के बारे में ख्याल नहीं आया। दूसरे दिन मेरी नींद चैन उड़ गए। दुकान नहीं जा पाया। पूरे दिन सोचता रहा। रात को रास्ते पर घूमता रहा। एक बार सोचता हाथ में आया हुआ मौका छोड़ दूं। अगले ही पल पत्नी और बच्चों का चेहरा देख के विचार बदल देता। पूरी रात सोचने के बाद एक फैसले पर पहुंचा। जिंदगी मौका एक बार ही देती है। एक बार मौका हाथ से निकल जाए तो फिर दूसरी बार नहीं आता। अगले दिन दुकान जाकर मैंने मृगांक से कहा कि मैं आज एक बार जाकर देखना चाहता हूं कि वो क्या करता है। फिर जरूरत हुई तो और नहीं जाऊंगा। उत्सुकता से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मृगांक थोड़ा चौंका, लेकिन अंत में मेरे कहने पर तैयार हो गया। शायद उसके अंदर भी थोड़ी उत्सुकता थी। तय हुआ कि आज रात ठीक 2 बजे हम तांत्रिक के अड्डे पर जाएंगे, लेकिन छिपकर। हम देखना चाहते थे कि वो वास्तव में कैसी साधना करता है। रात 2 बजे से कुछ पहले ही हम दोनों वहां पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक के अड्डे पर बंद कमरे के सामने पहुंचकर हमने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं से एक रहस्यमय मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी। रात के 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। अचानक एक हल्की हंसी की आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। हंसी की आवाज आ रही थी घर के पीछे की खुली जमीन की तरफ से। हम दोनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े। एक कुआं था और उसके सामने तांत्रिक खड़ा होकर लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हंसी की आवाज आ रही थी कुएं के अंदर से। एक काले धुएं का गोला कुएं के मुंह के ऊपर
धीरे धीरे घूम रहा था और हंसी की आवाज भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। जैसे ही वो हंसी की एक हृदय विदारक भयानक अट्टहास में बदल गई, मृगांक ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ के जैसा ठंडा था। भैया यहां से चलो कहकर वो वापस जाने को हुआ कि मैंने उसका हाथ पकड़कर एक झटका दिया। वो अपना संतुलन बना नहीं पाया और गिरा सीधे कुएं के ऊपर। ठीक उसी समय एक काला हाथ कुएं के अंदर से निकला और 1 सेकंड से भी कम समय में मृगांक को खींचकर अंदर ले गया। मृगांक की चीख उस खून जमा देने वाली हंसी में दब गई। घड़ी कह रही है कि अभी 3 मिनट बाकी हैं। आज अब कोई नया फोन कॉल नहीं लिया जाएगा, इसीलिए समय का उपयोग इस त्रिलोक विश्वास के साथ ही बिताना होगा। मैंने पूछा, लेकिन बात साफ नहीं हुई। आपने उसे अचानक धक्का क्यों दे दिया? वो तो आपका अपना नहीं था। उससे तो आपकी कार्य सिद्धि होने की बात नहीं थी। एक हल्की सी हंसी की आवाज फोन की तरंगों के साथ आई। मुझे समझ आ गया कि वो हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, अमावस्या की एक रात पहले मैं पूरी रात घर नहीं लौटा था। अकेले ही तांत्रिक के पास गया। मैंने उससे पूछा, आपका अपना किसे कहते हैं? उसने मेंढक की तरह मुझे देखते हुए कहा, जो तेरा भला चाहता है वही तेरा अपना है। तभी मैंने सोचा कि बीवी बच्चों को छोड़कर मृगांक से ज्यादा अपना कौन था मेरा। मैं उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। कैसे करता? जब मैं 13 साल का था तभी से मेरे पिता गायब हो गए थे। आज 10 साल हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। एक रात अचानक ही घर से गायब हो गए थे। अब मेरे ही लाइव प्रोग्राम में एक आदमी आकर कह रहा है कि उसने अमीर बनने के लिए मेरे पिता को सीढ़ी बनाया है। हाँ, मृगांक चक्रवर्ती मेरे पिता थे। लेकिन मैं अब भी बहुत कंफ्यूज्ड हूं। ये पागलपन की बकवास तो नहीं है। चाहे सच हो या झूठ, इसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। इस बीच हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर अनेकों मैसेज आने लगे थे। इस शो का नियम ही कुछ ऐसा है कि किसी की कहानी सुनकर अगर अच्छी लगे या कोई टिप्पणी देनी हो तो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा मैसेज मैं पढ़ देता हूं। समय लगभग समाप्त हो चुका था। अब उस आदमी से उनके चैलेंज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, आप हर दिन शो की शुरुआत में कहते हैं कि आपका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, तो क्या आप सच में इन सब पर विश्वास नहीं करते? मैंने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, यहीं पर है मेरा चैलेंज। कल शाम आप मेरे घर आइए। अगर आपको विश्वास नहीं दिला सका तो मैं इस शो में सबके सामने माफी मांग लूंगा। हाँ, अगर आप हार गए तो आपको ये शो छोड़ना पड़ेगा। क्यों, तैयार हैं? जैसे एक जिद सी चढ़ गई थी। मैंने हामी भर दी। त्रिलोक विश्वास ने मैसेज कर अपना पता भेज दिया। अगले दिन शाम 4:30 बजे मैं बताए गए पते पर पहुंच गया। थोड़ा
उपनगर की ओर था उनका घर। यहाँ आने से पहले मैं गया लोकल थाने, सारी घटना बताकर मदद मांगी, लेकिन अधिकारी ने कहा, ओ, वो तो पागल है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बेटियां शादीशुदा हैं, बेटा बाहर रहता है, वो अकेले रहते हैं। पड़ोसी कहते हैं वो अकेले ही बकते रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी से मेलजोल नहीं रखते। आपके पिता की घटना शायद उसने कहीं सुनी होगी, बाकी सब उसने खुद ही बना लिया है। लेकिन हाँ, अमीर आदमी है, सुना है कि बहुत सारी जायदाद है। त्रिलोक बाबू के घर का दरवाजा आधा खुला था। कॉलिंग बेल नहीं दिखा तो दरवाजे को धक्का देकर घर में घुसते ही देखा कि कमरे के बीच में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा है। जानी पहचानी खुरदरी आवाज से समझ गया कि मैं सही जगह पर हूं। आओ प्रीतम, तुम्हारा ही इंतजार था। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का एक बड़ा कारण है। तुम्हारे पिता, नहीं चौंको मत, मैं जानता हूं मृगांक तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता को प्रेत के पास बलि चढ़ाकर मैंने धन अर्जित जरूर किया था, लेकिन तुम्हारी माँ से पूछकर जान लेना कि हर महीने मैंने तुम्हारे पिता के दोस्त के रूप में जरूरत ना होते हुए भी मनी ऑर्डर भेजा था। मैंने हमेशा तुम लोगों का बराबर ख्याल रखा है। अब मुझे याद आया कि त्रिलोक विश्वास नाम जाना पहचाना क्यों लगा था। लेकिन इस आदमी ने क्या सोचा कि पैसे भेजकर उसने अपने पाप धो लिए हैं? मेरे मन में उठते सवाल का जवाब देने के लिए ही त्रिलोक ने कहा, लेकिन जानते हो, मुझे भी सजा मिली है। जिस रात मृगांक को झूठ बोलकर ले गया था, उसके बाद से कई तरह से पैसे आने लगे मेरे पास। लॉटरी जीती, किसी दूर के अनजान रिश्तेदार के मरने पर कोई वारिस नहीं होने के कारण अपार संपत्ति मिली, और भी बहुत कुछ। मेरी इतनी समृद्धि देखकर तांत्रिक का सिर फिर गया। मृगांक की मृत्यु का राज खोलने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू किया मुझे। मैं कुछ दिन तक डरा, पैसे दिए, लेकिन एक समय के बाद मैं तंग आ गया और इससे मुक्ति का उपाय सोचने लगा। मैंने त्रिलोक विश्वास को बीच में रोका और पूछा, लेकिन तांत्रिक तो प्रेत सिद्ध था, वो खुद ही तंत्र के जरिए पैसे कमा सकता था, फिर क्यों? त्रिलोक धीरे से हंसते हुए बोले, शायद तुमने मेरी कहानी ध्यान से नहीं सुनी। प्रेत को काम पर लगाने के लिए किसी अपने की बलि देनी होती है प्रेत को। इस तरह तांत्रिक का कोई अपना नहीं था शायद। खैर, मैंने मन ही मन तय किया, रास्ते से हटाना होगा तांत्रिक को। ये सोचकर एक रात चल पड़ा उसके डेरे की तरफ। तांत्रिक साधना में लीन था। इस समय किसी के आने की उम्मीद नहीं होगी उसे। मैं चुपचाप जाकर खड़ा हो गया उसके पीछे। इससे पहले अपने हाथों किसी का खून नहीं किया, इसीलिए अपनी कमर में खोसी छुरी निकालने में कुछ सेकंड की देरी हो गई थी। तांत्रिक को पता चल गया। वो मुझे असमय वहां देखकर कुछ समझ गया था।
लेकिन उसकी कुबड़ के कारण वो जल्दी उठ बैठ नहीं पाता था। छुरी कपड़े से उलझ गई तो हाथ के पास वो भयानक मूर्ति रखी थी। मूर्ति उठाकर पूरी ताकत से दे मारी तांत्रिक के सिर पर। ग्रेफाइट पत्थर के मार से तांत्रिक के सिर का कचूमर निकल गया। उस पर भी आश्चर्य ये कि गले में पहनी एक पत्थर की माला निकाल के मेरी तरफ इशारा करके कुछ बड़बड़ाने लगा तांत्रिक। कितना विभत्स दृश्य था वो। फर्श पर पड़ा था फटा हुआ सिर, उससे बहता हुआ रक्त और गुदा का पदार्थ। आंखें बंद हो गई थी उसकी, लेकिन होंठ हिल रहे थे लगातार। मैंने घृणा से उल्टी कर दी। उसके बाद फिर से मूर्ति को उठा लिया तांत्रिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए। लेकिन उसकी और जरूरत नहीं पड़ी। थमे हुए होंठ और स्थिर हो जाने वाली सीधे हाथ की तर्जनी ये इशारा कर रही थी कि तांत्रिक की मौत हो गई थी। मूर्ति को नीचे रखते समय ध्यान दिया कि मूर्ति का सिर नहीं था। मतलब मूर्ति से वार करते समय ठोकर लगकर शायद टूट गई थी। मैं इधर उधर ढूंढा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस आपाधापी में कंधे और पीठ में दर्द हो रहा था। जाने के पहले उस मूर्ति को घर के पीछे वाले कुएं में विसर्जित कराया। इस त्रिलोक विश्वास पर एक तरफ तो गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ ये लग रहा था कि ये एक परिस्थिति का शिकार हो गया है। मैंने कहा, समझ गया, पर आपको सब कुछ मुझे बताने की इच्छा क्यों हुई? एक लंबी सांस लेकर त्रिलोक बोले, उम्र बढ़ रही है ना, तो कह सकते हो प्रायश्चित। तांत्रिक को मैंने अपने हाथों से मार डाला, इसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मृगांक की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये बात मैं एक पल के लिए भी नहीं भूला। तुम्हारे सामने ये सब कबूलने की तड़प थी ही, और ये भी दिखाने की इच्छा थी कि मुझे भी कम सजा नहीं मिली। सजा? कौन सी सजा? कैसी सजा? आप तब से ये एक ही बात कर रहे हैं। कौन सी सजा मिली है आपको? रुपयों के ढेर पर बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, और मेरी माँ को रुपए भेजकर आपने सोच लिया है कि आपने कोई बड़ा एहसान किया है। त्रिलोक ने सिर झुकाकर मेरी शिकायतें सुनी, फिर बड़बड़ाते हुए बोले, उस दिन तांत्रिक को मारकर लौटने के बाद से गर्दन और पीठ की भयंकर दर्द से लाचार हो गया था। 3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर जब उठने की कोशिश की, देखना चाहोगे प्रीतम बाबू, कौन सी सजा झेल रहा हूं मैं साल दर साल? ऐसा कहते हुए वो खड़े हो गए और अपने शरीर पर डाला हुआ कंबल एक झटके में फेंक दिया। फिर मेरी तरफ पीट करके खड़े हो गए। नंगा शरीर, कोयले जैसा काला। इतना काला इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन त्रिलोक का चेहरा तो इतना काला नहीं था। तो फिर सिर्फ इतना ही नहीं, उस कोयले जैसी
काली पीठ के बीचों बीच एक बड़ा सा कुबड़ ऊपर उठा हुआ था और थोड़ा नीचे लटकते कुबड़ की तरफ एक डरावना चेहरा उभर आया था। चमड़ी की सिलवटों में उभर आया वो भयावह चेहरा और ऊपर की तरफ देखती हुई दो बड़ी बड़ी आंखें। देखा आपने कैसी नारकीय सजा भोग रहा हूं मैं। मरने से पहले श्राप दिया था तांत्रिक ने और उस श्राप को सच करने के लिए उसके देवता की मूर्ति से उसका सिर अलग होकर जुड़ गया था मेरे शरीर के साथ। इससे बड़ी सजा क्या कानून मुझे दे सकता था। कुछ महीने बाद की बात है। ऑफिस से लौटते समय गाड़ी में एफएम ऑन करते ही मैंने सुनी वो ही जानी पहचानी धुन। मेरा मिडनाइट स्टेशन फिर से शुरू हो रहा था। हाय दोस्तों, आ गया हूं मैं फिर से आपके पास आपके प्यारे आरजे सुमन के साथ। शुरू कर रहा हूं मिडनाइट स्टेशन। फिर से बता दूं, किसी भी तरह के अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते। मैंने नॉब घुमाई और चैनल बदल दिया, फिर एक्सीलरेटर पर पैर देकर गाड़ी दौड़ा दी घर की तरफ। माँ इंतजार कर रही है। आप सुन रहे थे वैशाली दास गुप्ता की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर प्रायश्चित। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसे याद से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।